आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कर्नाटक की, जहां पर यूपी का योगी मॉडल लागू हो सकता है। ये बात कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कही है। दरअसल अब सरकार का 1 साल पूरा हुआ कार्यकाल, तो इस दौरान बसवराज बोम्मई ने कहा कि यूपी के लिए योगी आदित्यनाथ सही मुख्यमंत्री हैं। कर्नाटक में देश विरोधी और सांप्रदायिक ताकतों से निपटने के लिए योगी मॉडल को अगर लागू करना पड़े तो देरी नहीं की जाएगी। दरअसल दक्षिण कन्नड़ में भाजपा युवा मोर्चा के एक सदस्य की हत्या के बाद योगी मॉडल लागू करने की मांग बढ़ गई है और इस पर बसवराज बोम्मई ने भी अपनी सहमति जताते हुए एक बयान दिया है। जब 1 साल का कार्यकाल खत्म हुआ तब उन्होंने कहा कि अगर सांप्रदायिक स्थिति ठीक नहीं रहती है, अशांति बनेगी, तो ऐसे में यूपी के योगी मॉडल को अपनाते देर नहीं लगेगी। और आप समझ सकते हैं योगी मॉडल से मतलब कि जहां कहीं भी अराजक तत्व मिले उनके संपत्ति पर निशाना, बुलडोजर चलाने में देरी नहीं लगाना और गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई, ये तमाम चीजें सख्ती से और तुरंत निपटने की तरफ इशारा करती हैं और ऐसे फॉर्मूला को अपनाने में देरी नहीं होनी चाहिए। ये भी कह रहे हैं कर्नाटक में जहां दक्षिण कन्नड़ में भाजपा युवा मोर्चा के एक सदस्य की हत्या हुई तो तमाम कार्यकर्ताओं में ये आवाज उठने लगी कि अगर किसी की हिम्मत इतनी बढ़ती है तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसे में बसवराज बोम्मई ने कहा कि बुलडोजर का इस्तेमाल भी हो सकता है। जिस तरीके से यूपी में योगी मॉडल के नाम से एक मॉडल प्रचलित हुआ है, इसे लागू करने में देरी नहीं की जाएगी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश का योगी मॉडल चर्चा इस वक्त कर्नाटक में है। तो चलिए बड़ी खबर की शुरुआत करते हैं। यूपी के 13 आईएएस ऑफिसर्स के ट्रांसफर की खबर है, जहां कौशल राज शर्मा को कमिश्नर प्रयागराज बनाया गया है। इसके अलावा यूपी एसआरटीसी के एमडी आरपी सिंह चित्रकूट के कमिश्नर बनाए गए हैं। एस राजलिंगम को वाराणसी का डीएम बनाया गया है। प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल को झांसी के कमिश्नर की जिम्मेदारी मिली है और अपूर्वा दुबे को उन्नाव का डीएम बनाया गया है। तो देखिए, बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल की यह खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां प्रमोशन के इंतजार में पोस्टिंग की खबर अब आ चुकी है। 13 आईएएस ऑफिसर्स हैं जिनके लिए ये बदलाव तो देखिए 13 नामों में किस किस की जिम्मेदारी कहां-कहां बदली है, आइए उसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यूपी एसआरटीसी के एमडी आरपी सिंह चित्रकूट के नए कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे, ये खबर है। और वित्त विभाग के सचिव संजय कुमार यूपी एसआरटीसी के नए एमडी के तौर पर महकमा संभालेंगे, ये अब उनकी जगह लेंगे। आगे बढ़े, प्रयागराज के कमिश्नर संजय गोयल को झांसी के कमिश्नर के तौर पर अब जिम्मेदारी संभालनी होगी, ये इस लिस्ट में है शामिल। और वाराणसी के डीएम कौशल राज शर्मा को प्रयागराज के कमिश्नर के तौर पर जिम्मेदारी मिली है, ये बात भी सामने आ चुकी है। इसके अलावा कुशीनगर के डीएम हैं एस राजलिंगम, इन्हें वाराणसी का डीएम बनाया गया है। और इसके अलावा आपको बताते चले कि उन्नाव के जिलाधिकारी रविंद्र कुमार को कुशीनगर डीएम बनाया गया है। इसके साथ फतेहपुर के डीएम रही अपूर्वा दुबे अब उन्नाव की जिम्मेदारी संभालेंगी, वहां की डीएम है। और बलरामपुर के डीएम श्रुति फतेहपुर की डीएम बनी है, ये उनकी जगह लेंगी। और कानपुर की अगर आप बात करें तो कानपुर नगर से सीडीओ महेंद्र कुमार अब बलरामपुर के डीएम बनेंगे। इसके अलावा और जो बदलाव है, जो नाम शामिल हैं, उसमें है अंबेडकर नगर के सीडीओ सुधीर कुमार कानपुर नगर के सीडीओ बनाए गए हैं। इसके अलावा जौनपुर के जॉइंट मजिस्ट्रेट हिमांशु नागपाल का भी नाम शामिल है, जो कानपुर नगर के जॉइंट मजिस्ट्रेट के तौर पर नई जिम्मेदारी संभालने वाले हैं। तो देखिए, आईएएस के साथ यूपी में 20 पीसीएस ऑफिसर्स का भी ट्रांसफर हुआ है, जिसमें हम आपको ये बताते चले कि 20 नामों की सूची और है। 20 पीसीएस ऑफिसर्स के नामों की भी एक लिस्ट है जिनका ट्रांसफर हुआ है। देखिए, बड़े प्रशासनिक फेरबदल में आईएएस के साथ पीसीएस नामों की भी एक लिस्ट है। 20 नाम इसमें शामिल हैं और इन नामों का भी हम आपको जिक्र करके बताएं, जहां पूजा अग्निहोत्री को उप निदेशक बनाया गया है। पर्यटन निदेशालय लखनऊ उन्हें बनाया गया है। फर्रुखाबाद के एडीएम गौरव शुक्ला को विकास पुष्टाहार निदेशालय लखनऊ भेजा गया है। और नंदलाल सिंह संयुक्त आयुक्त बने हैं ग्राम्य विकास लखनऊ। और बदायूं के एडीएम ऋतु पुनिया की बात करें तो वो एडीएम बरेली बनी है। और बरेली के एडीएम विजय कुमार को बदायूं एडीएम बनाया गया है। इसके साथ सर्वेश कुमार गुप्ता को मुख्य राजस्व अधिकारी मिर्जापुर की जिम्मेदारी दी गई है। और इन नामों में आप आगे बढ़े तो राजीव पांडे का है, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण के सचिव के तौर पर इनको भेजा गया है। रायबरेली में एडीएम को बांदा नगर मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी मिली है। तो कुल मिलाकर के 20 नामों की सूची आ चुकी है।
बड़ा बदलाव आईएएस और आईपीएस अगर देखा जाए ब्यूरोक्रेसी में ये बड़े बदलाव किस तरफ लेकर के जा रहे हैं, आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी शैलेश लखनऊ से सीधा जुड़ते हैं। तो शैलेश, किस तरीके से ये बड़े बदलाव किए गए हैं, इसकी वजह क्या बताई जा रही है? देखिए, पहले अगर हम इस पूरी लिस्ट के ऊपर नजर मारें तो 13 आईएएस हैं, 20 पीसीएस हैं और जिन आईएएस की हम बात कर रहे हैं उनमें देखिए 3 जो है वो कमिश्नर हैं, 5 डीएम हैं जिनका बदलाव हुआ है अलग अलग जिलों में। और जो सूची है पूरी आईएएस पीसीएस की, इसको हम जब देखते हैं तो देखिए 3 तरह से है इसमें तबादले। एक तो रूटीन तबादले है, एक वो तबादले जो प्रमोट हो गए थे लेकिन उनको तैनाती नहीं मिली थी। जैसे बात करते हैं वाराणसी के डीएम रहे कौशल राज शर्मा की, जिनको अब कमिश्नर बनाया गया है प्रयागराज मंडल का। तो उन्हीं की अगर हम बात कर ले तो देखिए उनका प्रमोशन पहले ही हो चुका था, लेकिन उसके बाद से वो अपनी आगे प्रमोशन के बाद की तैनाती का इंतजार कर रहे थे। उनको अब कमिश्नर के पद पर तैनाती दे दी गई है। इसके अलावा तीसरी कैटेगरी वो जो ऐसे अधिकारी थे जिनको लेकर किसी भी तरह से, चाहे जनप्रतिनिधियों की तरफ से अन्य माध्यम से चीज़ें सामने आई थी उनकी कार्यप्रणाली को लेकर, तो उनके भी जगह पे परिवर्तन किया गया है। लेकिन जो अधिकतर तबादले हैं वो रूटीन और इस तरह के प्रमोशन से जुड़े हुए तबादले हैं। निश्चित रूप से देखिए इनके ऊपर जो अब जिम्मा होगा वो आगे अगर हम देखते हैं जो केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनको अमली जामा किस तरह से पहनाया जाए, इसके ऊपर मेन फोकस रहेगा। किस तरह से उनको इम्प्लीमेंट करना है। जिस तरह से बात करते हैं, देखिए अभी हम परिवहन निगम को लेकर, परिवहन निगम में देखिए बड़ा बदलाव है। वहाँ पर भी जो एमडी है परिवहन निगम के, उनको बदला गया है, जबकि जो वर्तमान में एमडी थे आरपी सिंह, उनको बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ था यहाँ पर आए हुए, लेकिन वहाँ पर भी देखिए बदलाव किया गया है। जिम्मेदारी उनको भी दे दी गई है, वहाँ से चित्रकूट भेजा गया कमिश्नर बना के, यहाँ पर जिम्मेदारी दी गई है संजय कुमार को, उन्हें एमडी बनाया गया यूपीएसआरटीसी का। तो निश्चित रूप से जितने भी बदलाव हैं इन चीज़ों को ध्यान में रख कर के कौन कहाँ पर ज़्यादा सूट होगा, बेहतरी से किस तरह से जो योजनाएं हैं सरकार की उनको अमली जामा पहनाया जाए। लगातार देखिए ये पहले से माना जाता, पीछे भी लगातार जिस तरह से दौरे चले हैं मंत्रियों के, उसमें भी मंत्रियों ने अलग अलग जगह से अपनी रिपोर्ट दी थी कार्यप्रणाली को लेकर वहाँ के अधिकारियों की। इन सारी रिपोर्ट्स को भी सूत्रों की माने तो आधार बनाया गया, जिसके बाद मंथन हुआ शासन स्तर पर कि किस अधिकारी को कहाँ भेजा जाए और किस तरह से, क्योंकि देखिए आगे 24 है, 24 से पहले देखिए तबादलों के ऐसे तमाम लिस्ट आएंगी, लेकिन हर तबादला जो होगा इन चीज़ों को ध्यान में रखकर जो सरकार का मेन फोकस है वो यही कि सरकार की जो योजनाएं आती है उनका लाभ किस तरह से लोगों तक पहुंचे। कहीं पर अगर कोई लवाली करता है तो उसको भी देखिए हटाया जाएगा, उस तरह से भी तबादले होंगे। कुछ ऐसे अधिकारी जो जिलों में थे उनको अब जिले से हटा करके देखिए शासन में बैठाया गया, तो कुछ लोगों को शासन से जिलों में भेजा गया है, कमान सौंपी गई है। लखनऊ में ना रखकर उनको जिलों में पूरे कमान दे दी गई है, मंडल की कमान दे दी गई है। तो इस तरह के भी तमाम नाम है। जैसे आरपी सिंह की बात करें तो वो परिवहन निगम में थे, लेकिन अब उनको पूरे मंडल की एक कमान सौंप दी गई कि वहाँ पर जाकर चीज़ों को देखिए आप। तो निश्चित रूप से काफ़ी मंथन के बाद ये सूची तैयार हुई और सोर्सेज की माने अभी कुछ और तबादले बहुत जल्द होने वाले हैं, कुछ और नए नाम भी सामने आएंगे और इस फेहरिस्त में कई सीनियर आईएएस भी होंगे। अगर बात करते देखिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर रेणुका कुमार को भेजा गया था, उनको भी वहाँ से रिलीव किया गया, उनको भी यूपी वापस भेजने का फैसला लिया गया है। तो देखिए रेणुका कुमार सीनियर आईएएस है 87 बैच की, वो जब यहाँ पर आएंगी तो उनको भी देख सबकी निगाहें हैं कि आगे क्या जिम्मेदारी मिलती है। लेकिन 2 विभागों को लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा है उनकी कि उनको वहाँ पर जिम्मेदारी मिल सकती है। दोनों ऐसे विभाग हैं जहाँ पर लंबे समय से चाहे तबादलों को लेकर विवाद चला हो या वहाँ की कार्यप्रणाली को लेकर, तो इसको लेकर भी देखिए उनकी भूमिका बनती हुई दिख रही है कि यहाँ पर उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है और रेणुका कुमार के साथ कुछ और। रेणुका कुमार तो देखिए केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस आएंगी, अभी जून में ही वो 21 में गई थी, 1 साल के अंदर उनको यहाँ पर वापस भेजा जाना। इससे पहले वो यहाँ पर अहम भूमिका निभा चुकी हैं। राजस्व विभाग में उम्भा कांड की जब बात करें, वहाँ की जाँच की बात की जाए, बेसिक शिक्षा विभाग की बात की जाए, सभी जगह पर और काफ़ी सख्त वो आईएएस अफसर मानी जाती हैं और कार्रवाई के मामले में भी। तो निश्चित रूप से उनको जिम्मेदारी तो मिलेगी, लेकिन इसके साथ यानी ये कुल मिलाकर के तय है कि अगर किसी ने अच्छा काम किया है तो उसकी भी पोस्टिंग होगी, प्रमोशन होगा, और अगर कहीं से रिपोर्ट अच्छी नहीं आई है तो उसकी भी ट्रांसफर की खबर सूची बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगी और कुल मिलाकर के तबादला एक्सप्रेस अभी और चलेगी। कुछ और नामों की सूची भी आएगी और हम एबीपी गंगा पर दर्शकों तक सबसे पहले सबसे सटीक तमाम जानकारी देते रहेंगे। शुक्रिया शैलेश, जो डिटेल्स आपने शेयर की हैं। और देखिए चित्रकूट से खबर है जहां आज से बीजेपी के 3 दिन का प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षण वर्ग शिविर आयोजित होगा। इसे लेकर के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तैयारी लगभग पूरी कर ली है। प्रशिक्षण वर्ग शिविर में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम समेत प्रदेश सरकार के 19 कैबिनेट मंत्री, कई केंद्रीय मंत्री शामिल होंगे। साथ ही बीजेपी के संगठन महामंत्री सुनील बंसल और प्रदेश कमेटी के 40 पदाधिकारी हैं जिन्होंने शामिल होना है।
कुल 200 लोगों के बैठने का इंतजाम किया गया है। तो संगठन स्तर पर तमाम जिलों की जिम्मेदारी जिन संगठन के कार्यकर्ताओं पर है, उन लोगों को बुलाया गया है। 2024 की रणनीति पर चर्चा और मंथन 3 दिन तक होगा। तो ये है चित्रकूट का चक्रवर्ती प्लान। भाजपा के 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर की शुरुआत अब से कुछ ही देर में होने जा रही है। प्रशिक्षण में कार्यक्रम के जो अध्यक्ष हैं राधा मोहन, वो भी कुछ ही देर में कार्यक्रम स्थल आने वाले हैं। यहाँ पे सुनील बंसल जी आ चुके हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इस कार्यक्रम में बतौर प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह आज शिरकत कर रहे हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं आगंतुकों का आना शुरू हो चुका है। लगातार कार्यकर्ता, बड़े पदाधिकारी कार्यक्रम स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। अब पूरी तैयारियाँ हो चुकी हैं, बस कुछ ही देर में कार्यक्रम का शुभारंभ की देरी है। इतना ही नहीं, उम्मीद की जा रही है कि इस प्रशिक्षण शिविर में 2024 का जो मंत्र है वो अपने कार्यकर्ताओं को दिया जाएगा और आगामी चुनाव की तैयारी की जाएगी। जियाउल हक, एबीपी गंगा, चित्रकूट। तो देखिए, राष्ट्रपति पर अधीर रंजन की अभद्र टिप्पणी के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है। भाजपा अधीर रंजन के बयान का विरोध कर रही है। कांग्रेस पर राष्ट्रपति के अपमान का आरोप लगाकर माफी की मांग की जा रही है। अब कांग्रेस नेता भी भाजपा पर हमलावर है। कांग्रेस ने संसदीय प्रणाली को बर्बाद करने का बीजेपी पर आरोप लगाया है। कांग्रेस नेता स्मृति ईरानी और निर्मला सीतारमण पर भी हमलावर हैं। कांग्रेस सोनिया गांधी के अपमान के लिए उनसे माफी की मांग कर रही है। ऐसे में हो सकता है कि आज फिर से संसद के दोनों सदनों पर बयान पर मचे बवाल के बाद हंगामा हो। तो देखिए, अधीर रंजन के एक बयान के बाद सियासी घमासान मचा, लेकिन इस बयान के बाद भी बातें और आगे बढ़ गई हैं और अब सामने माफी को लेकर के तनातनी की स्थिति। ऐसे में हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस नेता अधीर रंजन के बयान को लेकर सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। सीएम योगी ने कहा है कि राष्ट्रपति का अपमान देश का अपमान है, यह भारत के संविधान का अपमान है। सीएम योगी ने कहा कि कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के प्रति कांग्रेस के सांसद की अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। यह टिप्पणी भारत के संविधान का अपमान है, भारत की मातृशक्ति का भी अपमान है, भारत के जनजातीय समाज का भी अपमान है। सोनभद्र से बड़ी खबर मिल रही है। टूटी पटरियों से दर्जनों ट्रेन गुजरने की खबर है। टूटी ट्रेल की जो पटरी है, यहां से 5 एक्सप्रेस ट्रेन और दर्जनों मालगाड़ी गुजर चुकी हैं। ग्रामीणों ने मालगाड़ी को रोक करके ड्राइवर को इस बात की जानकारी दी है। सलेह बनवा और गुरमुरा स्टेशन के पनारी गांव के चैना टोला का यह मामला बताया जा रहा है, जहां पर पटरी टूटी है और इससे लगातार गाड़ियों के ट्रेन के गुजरने की खबर है। ऐसे में ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी दी है। इस टूटी पटरी से ही 5 एक्सप्रेस ट्रेन और दर्जनों मालगाड़ी गुजर चुकी हैं। ऐसे में ग्रामीणों ने टूटी हुई पटरी को देखा तो एक मालगाड़ी को रोक करके ड्राइवर को सूचित किया और इस तरीके से ये पूरा मामला प्रकाश में आया। सलेह बनवा और गुरमुरा स्टेशन के पनारी गांव के चैना टोला की घटना बताई जा रही है, जहां से ये जानकारी मिली है और ट्रेन की पटरी टूटने के बावजूद 5 एक्सप्रेस ट्रेन गुजर चुकी हैं। गनीमत ये रही कि इन ट्रेन के गुजरने पर हादसे की खबर तो नहीं है, लेकिन टूटी पटरियां कभी भी दावत दे सकती हैं हादसों को। चलिए, ज्यादा जानकारी सहयोगी संतोष के पास है। संतोष, क्या बता रहे हैं ग्रामीण, क्या बता रहा है प्रशासन? जी, रेलवे प्रशासन से बात हुई तो रेलवे प्रशासन ने इससे अनिच्छा जाहिर की और जो रेलवे की कपलिंग टूटी हुई थी, जहां पे ज्वाइंट होता है, वो पूरी तरह से गैप की लगभग 3 से 4 इंच की गैप थी और ये इस पे काफी संख्या में जो है मालगाड़ियों का आवागमन होता है। एक आधे दर्जन से अधिक सवारी गाड़ियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मालगाड़ियां हैं जो कभी भी पलट सकती थी। लेकिन ये रेलवे विभाग की सीधे तौर पे लापरवाही मानी जाएगी कि ये इस तरह के बड़ा हादसा होने से टल गया है। हालांकि कोई दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन ये कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। तो रेलवे प्रशासन को कैसे पता चला और क्या सीख मिली, उन्होंने क्या कहा इस पूरे मामले को लेकर के? रेलवे प्रशासन
वर्कमैन होते हैं जो उनके रेलवे पटरियों की देखरेख करते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, इनको किसी भी ये बात की जानकारी नहीं थी। ये सीधे तौर पे कहा जाएगा कि ये पूरी तरह से लापरवाही थी और ग्रामीणों ने इसकी सूचना स्टेशन नजदीकी गुरमुरा स्टेशन मास्टर को दी और स्टेशन मास्टर ने इसकी सूचना ऊपर पहुंचाई। तब जाके इस मामले का खुलासा हुआ कि नहीं, वहाँ पे रेल की पट्टी टूटी पड़ी है और इस कभी भी बड़ा हादसा हो। हालांकि कल 1 दर्जन से अधिक जो है मालगाड़ियां जो कोयला लेके कोयला परियोजनाओं को जाती है उसको रोक दिया गया है। जो भी यहाँ पे सवारी गाड़ियां आती हैं, जैसे स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस, इस तरह से जो 4-5 गाड़ियां हैं उसको भी रोक दिया गया, रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। तो यानी संतोष, आप ये कहना चाह रहे हैं कि इन्हीं पटरियों के देख रेख और रख रखाव के लिए इंजीनियर होते हैं, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि रूटीन पर ये जाकर के इन पटरियों को चेक करें और उनकी इस खामी की वजह से शताब्दी और तमाम ट्रेनें इसी पटरी से गुजर रही हैं और जिसमें अगर कोई खामी होती, भगवान न करे कोई हादसा होता, तो जिम्मेदार ये होते सिर्फ एक शख्स की वजह से। मैं बता दूं कि अगर किसी भी कभी भी कहीं भी रेलवे दुर्घटना हुई है, आपने भी देखा है और यहाँ भी सब पूरे देश ने देखा है कि जब दुर्घटनाएं होती है सिर्फ चीख पुकार ही सुनाई देती है और लोग सिर्फ रेस्क्यू में लगे होते हैं। कोई इसके लिए कोई भगवान बन के नहीं आता है। लेकिन हालांकि ये बड़ी दुर्घटना होने से बच गई है और सोनभद्र में जहाँ पे ये खुला हुआ है वहाँ पे कुछ जंगल का हिस्सा पड़ता है, जिससे ये लापरवाही मानी जाती है कि जंगल में जाने से लोग बचते हैं कि ना अधिकारी चेक करने आएगा, ना वहाँ पे जो संतोष। लेकिन ये बड़ी खबर है, ये बड़ी बात है कि जंगल का इलाका हो लेकिन वहां से शताब्दी गुजर रही है, तमाम ट्रेनें गुजर रही हैं, लेकिन रख रखाव करने वाले कौन है यहाँ के ओवरऑल अधिकारी जिनके अंडर में ये पूरी जिम्मेदारी आती है? संतोष जी, मैं आपको बता दूं कि इस जो रेलवे लाइन है यहाँ से मालगाड़ी जो गुजरती है सबसे ज्यादा कोयला लेके गुजरती है और इस समय जिस तरह से कोयला का छापा पड़ा है, जिस तरह से सीज किया गया है, लगभग 6000 का मामला एबीपी गंगा ने 6000 करोड़ रुपए के एबीपी गंगा ने खुलासा किया था। तो सारे अधिकारी कोयले के ऊपर ही डिपेंड हो गए, कोयले की ही जांच कर रहे हैं। डीआरएम भी आए थे तो कोयला ही जांच किए थे। मतलब इस तरह से जो लापरवाही है, इस तरह से अधिकारियों से न मीटिंग किया, न लापरवाही की मीटिंग किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ अधिकारी आते हैं और अपना कोरम पूरा करके चले जाते हैं और सीधे तौर पे रेलवे प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा। अच्छा संतोष, यहाँ पर एक जगह तो ग्रामीणों ने देख लिया, लेकिन ओवरऑल इस पटरी की रखरखाव के लिए रूटीन जो लोग देखते हैं, देख रेख करते हैं, क्या आगे भी माने कि सारा रास्ता दुरुस्त है या फिर ग्रामीणों के भरोसे चलेगा? जी, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी शक्तिपुंज एक्सप्रेस भी इससे पहले डिरेल हुई थी और लगातार। संतोष, आप जानकारी देते रहिए, लेकिन इसी बीच ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा की स्क्रीन पर हैं और हम दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। और ये जो आप दो लाल घेरे के बीच में पटरियों के बीच में गैप देख रहे हैं, ये बड़े हादसे को न्योता दे सकता था। इससे कई जानों को खतरा हो सकता था। वक्त रहते ग्रामीणों ने ये सचेत किया, जिनका ये काम नहीं है कि पटरियों की देखरेख करें, लेकिन मोटी तनख्वाह लेके बड़े बड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी जरूर दी जाती है, जिनका होल एंड सोल ड्यूटी है, काम है कि जाके इन पटरियों का रखरखाव करें, देखें। लेकिन बावजूद इसके यहाँ से ट्रेनें गुजरती रहीं, किसी ने जहमत नहीं उठाई। और तो और कान पे जू नहीं रहेंगी कि कभी तो जा करके इन पटरियों को चेक कर लें। हमारे सहयोगी संतोष बता रहे हैं कि जंगल का इलाका लगता है और बारिश का मौसम है, तो साहब क्यों जा करके पटरियों को चेक करें? आती जाती रहे इस टूटी पटरियों से ट्रेन, किसी का क्या जाता है। लेकिन यहाँ पर ग्रामीणों ने देखा, उनकी सूझबूझ काम आई और कहा कि पटरी तो टूटी है, किसी भी वक्त हादसा हो सकता है। और हादसे का मतलब, ट्रेन हादसे का मतलब हमें आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कितने बच्चे, कितने बुजुर्ग, कितने लोग उस पर सवार होकर सफर करते हैं, लेकिन ये टूटी पटरियां दावत दे रही हैं, उनके सफर को अंतिम सफर बनाने पर तुली हुई हैं। ऐसे में देखिए क्या कार्रवाई करनी होगी। क्या ये कहना सही है कि कोयला विभाग की जांच करने में लगे हुए हैं? क्या एक ही काम के लिए ये जिम्मेदारी है? सबसे पहली और प्राथमिक जिम्मेदारी निभाने वाला यहाँ कौन है? कौन देख रेख करता है इन पटरियों की? और एबीपी गंगा का ये कैमरा नहीं पहुंचा होता, ये ग्रामीण नहीं पहुंचे होते, तो क्या ऐसे ही पूरी पटरियों को राम भरोसे छोड़ा गया है? ये बड़ा सवाल है। हमने अपना सरोकार निभाया, आपके सामने ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन रेलवे प्रशासन को यहाँ जागना होगा, समझना होगा कि हादसों की कवरेज नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको टूटी पटरियां दिखा रहे हैं। अभी भी अधिकारियों से लगाए, कर्मचारियों से लगाए, जिनका काम है, जिनकी सैलरी आती है इन पटरियों को देखने की, वो करें। बारिश या फिर जंगल, ये तमाम चीजें नहीं मायने रखती हैं, लोगों की जिंदगी मायने रखती है। और ग्रामीणों ने बताया, आप लापरवाही की पराकाष्ठा देखिए कि ग्रामीणों ने जाकर के बताया, पास में दूरी तय करके, जंगल में वो रहते हैं, भले पास में रहते हैं, लेकिन वो जाकर के बता रहे कि साहब पटरी टूटी है।
लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई सुध लेने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। और ऐसी ही टूटी पटरियां आगे भी मिली जहां इन ग्रामीणों की नजर ना पड़ी हो तो उससे भी ट्रेनें गुजरती रहेंगी। ये हालात हैं रेलवे महकमा और तमाम जिम्मेदारों को, जिनके लिए ये तस्वीर हम लगातार दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव एबीपी गंगा पर। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।